हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का ये नया लाइव शो जिसका नाम है बाजार एट 9, जहां पर हम मार्केट्स के ओवरऑल सेंटिमेंट के बारे में बातचीत करते हैं। रात भर वॉल स्ट्रीट पर क्या कुछ हलचल हुई है, एशियन मार्केट से हमें क्या कुछ संकेत मिलते नजर आ रहे हैं, कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज दलाल स्ट्रीट में ओपनिंग कैसी हो सकती है, इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहती है। आज कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कल जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग हुई उसके दम पर कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपका फोकस होना चाहिए। इस शो के जरिए हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बाजारों में आपके लिए कमाई के मौके कहां बनते नजर आ रहे हैं। तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला और ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम रुक करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स में रात भर क्या कुछ हलचल नजर आई, अमेरिका ईरान की तरफ क्या कुछ सिचुएशन बनते नजर आ रहे हैं, इन सब का इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पर क्या कुछ देखने को मिला है, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में काशिद हैं। काशिद, हमें बताइए कि यूएस मार्केट और एशियन मार्केट्स पर क्या कुछ हलचल होती आपको नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट की। तो कल रात यूएस स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है उसने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया और इस फैसले को माना जा रहा है कि इससे महंगाई से निपटने में यूएस फेडरल रिजर्व पीछे रह सकता है। ये संकेत बॉन्ड मार्केट से मिला है, जिसके बाद यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। जो यूएस मार्केट का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, उसमें 2% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और ये 1150 से ज्यादा अंक नीचे फिसला है। इसके अलावा बात करें नेस्डेक कंपोजिट की, जो कि टेक हैवी इंडेक्स है यूएस स्टॉक मार्केट का, वो भी 0.25% नीचे फिसला और 434 पॉइंट्स गिरकर 24,450 के नीचे बंद हुआ है। आखिर में बात करें अमेरिकी मार्केट में S&P 500 की, तो ये भी 1.5% नीचे आया है। इसके अलावा आज बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में शुरुआती कारोबार में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एशियन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल जानकारों का मानना है कि AI ट्रेड को लेकर निवेशकों में अभी भी चिंता बरकरार है और इस हफ्ते में उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी बात, यूएस फेडरल रिजर्व का जो फैसला रहा है ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करने का, उसके बाद मार्केट्स के लिए कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए आज एशियन मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें सबसे पहले बात करें चाइनीज मार्केट की, तो चाइना का SSE कंपोजिट इंडेक्स जो है वो 1% से ज़्यादा नीचे आ गया है और इसके अलावा साउथ कोरिया का कोस्पी भी 0.4% नीचे है, जबकि इसमें सुबह तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बाद से ही इंडेक्स फिर नीचे फिसलना शुरू हुआ और इस समय पर नीचे आ गया है। वहीं हांगकांग का जो हैंगसेंग है वो भी नीचे आ गया, उसमें करीब 50 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। गोल्ड मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में बीते 24 घंटों में इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि तेजी आई है और जो गोल्ड है वो प्रति औंस उसका जो रेट है करीबन 1% चढ़ गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यूएस और ईरान के बीच में फिर से टकराव शुरू हो गया है, जिसके चलते गोल्ड मार्केट पर इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। गोल्ड का जो करंट रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो $4,067 प्रति औंस है। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ही 0.5% मजबूत हुई है और इसका जो रेट है वो प्रति औंस $57 से ज्यादा हो गया है। फेडरल रिजर्व का जो फैसला रहा है उसे माना जा रहा है कि यह फैसला इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए मजबूत नहीं है। जो यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई है उसमें से 3 लोगों का मानना था कि हमें इंटरेस्ट रेट को हाइक करना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतर वोट जो थे वो ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में गए। बात करते हैं अब गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी सुबह से ही लाल निशान में है। इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह 7-7:30 बजे के आसपास इसमें 70 अंकों की गिरावट थी, जो कि अब घटकर करीब 40 अंकों की रह गई है। यानी गिरावट भले ही कम हुई है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ये निगेटिव ट्रेंड है। दूसरी बात यह है कि यूएस और एशियन मार्केट में जो गिरावट आई है वो ऑलरेडी भारतीय शेयर बाजार के लिए एक निगेटिव ही संकेत है। जी,
चलिए, जैसा कि हमें काशिद ने बताया, हमें पूरी उन्होंने डिटेल्स बता दी हैं कि यूएस और एशियन मार्केट्स में क्या कुछ हलचल देखने को मिली है। जैसा उन्होंने बताया, मैं उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना चाहूँगी कि लगातार यूएस फेड ने 5वीं बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बॉन्ड यील्ड्स के बारे में। वो ये है कि अमेरिका में 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो फिर से 4.7% पर पहुंच गई है। वही जो 30 साल की यील्ड है वो 5.21% पर जाती हुई नजर आई है। यूएस में 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 2007 के बाद सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। और जो फेड का ये फैसला रहा जिसमें कि ब्याज दरें जो थी वो 3.50 से 3.75% के बीच जो ये रेंज था उन्होंने वो कायम रखा। और जैसा कि हमें काशिद ने बताया, बिल्कुल 9 जो सदस्य थे उन्होंने फैसले का समर्थन किया, जबकि 3 ने असहमति जताई है। इसी के साथ उन्होंने गिफ्ट निफ्टी के बारे में भी बातचीत की। लेकिन यहाँ पे एक और चीज के बारे में बात करूंगी विच इज अबाउट क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल में हम लगातार उतार चढ़ाव का जो उथल पुथल का पूरा सिचुएशन है वो देख रहे हैं। और जो भी फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध का माहौल है उसमें सीधा इम्पैक्ट जो है वो हम क्रूड ऑयल की कीमतों पर देखते हैं। इसी के साथ अगर मैं आज की बात करूं तो कीमतों में गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.42% गिरकर $89.45 प्रति बैरल पर आ गया। वही अगर मैं WTI क्रूड ऑयल की बात करूं तो 0.66% गिरकर $83.9 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज अबाउट OPEC प्लस। OPEC प्लस ने ये बोला है कि कुछ बैंकों का अनुमान है जिसमें एक DBS बैंक भी शामिल है। DBS बैंक ये अनुमान जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड जो प्राइसेस है वो 80 से $100 प्रति बैरल के दायरे में सीमित रह सकता है। वही OPEC प्लस भी अक्टूबर से कुछ समय के लिए जो अपने प्रोडक्शन है उसको टालने की योजना बना रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाजार में जो तेल की सप्लाई है वो काफी हद तक सीमित हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो पूरा ऑनगोइंग सिचुएशन है उसमें हम इंडाइसेस में भी गिरावट देख रहे हैं। हमें ऑलरेडी काशिद ने गिफ्ट निफ्टी वगैरह सबके बारे में डिटेल में बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम FIIs को भी इंक्लूड करेंगे। कल FIIs ने कैश में 2,981 करोड़ और DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 998 करोड़ खरीदे। इसी के साथ मैं स्टूडियो में गेस्ट को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मुदित सर। मुदित सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए मुदित सर, आज आपको बाजार कैसे लग रहे हैं? क्या कुछ ट्रिगर्स हो सकते हैं आज बाजार की ओपनिंग के लिए, हमें बताइए। देखिए, बाजार के ट्रिगर्स तो सिंपल हैं कि जो अनाउंसमेंट हुए हैं कल उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट स्टिल मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले भी इस तरह के अनाउंसमेंट आए हैं। निफ्टी ने 150 पॉइंट का करेक्शन लेकर फिर एक बार अपनी चाल दिखाई है। तो आज के सेशन में अभी तक तो जो समझ में आ रहा है उसका यही इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। अगर 24,150 और 200 के बीच में अगर कहीं भी मार्केट खुलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए 24,100 के SL के साथ, और अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। हमें ओवरऑल ये समझ में आता है 1 से 2 दिन के अंदर अगर आज का करेक्शन और आज का अनाउंसमेंट डाइजेस्ट कर लिया मार्केट ने तो बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ही हम 24,500 के दर्शन करेंगे। तो व्यू बहुत पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। और मैम आपके साथ फिर आज जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें आपको याद होगा इन्फोसिस TCS। जी, मुझे बिल्कुल याद है। 20% के रिटर्न TCS जैसे काउंटर ने दिए हैं। इन्फोसिस तो मुझे याद है शायद मोनी मैम थी या मोहिनी मैम थी, यस, 1030 के आसपास फ्राइडे को जब रिजल्ट आने के बाद इम्पैक्ट आया था तब भी हमने बोला था कि भैया इन स्टॉक से प्यार कीजिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और आप देखिए तब से लेके अब तक 10-11% का रिटर्न इन्फोसिस ने दे दिया है। 1030 से लेकर और 1150 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मैं फिर बोलता हूँ इन्फोसिस TCS, एक और दिग्गज को आप जोड़ लीजिए रिलायंस, ये वो स्टॉक्स हैं इनको आप पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो ये जैसे हरे भरे पेड़ होते हैं ना, भले आपको लगता है कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो जब भी जरूरत पड़ती है तो वो छाया जरूर देते हैं जब बहुत तेज सूरज देवता आ जाते हैं। तो सिंपल इसी तरह के ये स्टॉक्स हैं। तो मैं अभी भी बोलूंगा इन्फोसिस TCS रिलायंस जैसे काउंटर को आप पोर्टफोलियो में जगह देंगे, यहां से भी 10 से 12% का रिटर्न ये काउंटर डिलीवर करने का दम रखते हैं। बहुत जल्द 2600 रुपए तक के अपसाइड मूव TCS दिखा सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कल जिस तरीके से निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस था, जिसके दम पर ही बाजार ने एक्चुअली अपनी जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी। और इसी के साथ मैं प्रीवियस मार्केट पर भी एक बार रुक करना चाहूँगी कि कल की प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग कैसी रही थी। तो बात करें क्लोजिंग की, तो शेयर बाजार में हमने एक तेज़ी का दौर देखा। ओपनिंग में थोड़ी सी धीमी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद बाजार ने जिस तरीके से रिकवर किया वो बहुत अच्छी तरीके से क्लोजिंग देने पे सपोर्ट मिलता नजर आया। ईरान और अमेरिका के बीच जो भी तनाव है उसमें कच्चे तेल की कीमतों में हमने आपको बताया कि किस तरह उछाल आया, लेकिन बावजूद इसके जो बेंचमार्क इंडाइसेस है हमारे सेंसेक्स और निफ्टी, उनमें लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 1.16% चढ़कर 77,654 पर क्लोज हुआ था। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में भी काफी अच्छी बढ़त दर्ज की गई थी। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.82% की तेजी आई थी, जबकि स्मॉल कैप 100 में 1.48% का उछाल देखा गया था। निफ्टी 50 के मैं उन शेयरों की बात करूं जिन्होंने कल हरे निशान में क्लोजिंग दी थी, यानी कि जो टॉप गेनर्स रहे थे, उनमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और एल&टी सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयर में शामिल रहे, जबकि अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आयशर मोटर्स और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ये वो शेयर रहे जो सबसे गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे, यानी कि टॉप लूजर्स में शामिल रहे। अगर मैं सेक्टोरल फ्रंट की बात करूं तो सेक्टोरल फ्रंट पर अगर हम देखें तो रियलिटी को छोड़कर बाकी सभी जो इंडेक्स हैं वो बढ़त के साथ ही बंद हुए थे। कल का जो सुपरस्टार था वो था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, टेलीकॉम, प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में हमने 1 to 2% की तेजी देखी थी। कल निफ्टी आईटी में हमने जिस तरीके की तेजी देखी थी वो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था, जिसकी वजह से बाजार ने 24,200 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग दी थी। ऐसे में मुद्दत सर, मैं फिर से आपकी तरफ जाना चाहूँगी और मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूँगी कि जो पूरा सिचुएशन है, चाहे वो डॉलर रुपया को लेकर हो, क्रूड की कीमतों को लेकर हो, या फिर वॉर का जो पूरा सिचुएशन है उसको लेकर के आज बाजार में आपको क्या कुछ मतलब आपका आउटलुक बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। डिप में खरीदारी करने की सलाह है। और अभी जिस तरह के प्री ओपनिंग सेशन अगर आप देखेंगे वो क्लोज हुआ है, निफ्टी में कोई करेक्शन है ही नहीं। 0.65 पॉइंट्स का माइनस देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे बिल्कुल बराबर है। तो आप इससे मार्केट की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाइए कि खराब अनाउंसमेंट के बाद मार्केट ने ये न्यूज डिस्काउंट की है। हो सकता है 50 पॉइंट का सेल ऑफ आ जाए। ओपनिंग नोट पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पोजीशन काटते हैं, यहाँ पर जो कल बीटीएसटी लेके गए हैं। तो फर्स्ट 15 मिनट्स वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहीं भी अगर 24,200 के नीचे मार्केट मिलता है, मैं फिर बोलूंगा एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। देखिए, आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क है। अगर रिस्क लेना ही है तो खरीदारी करके रिस्क लीजिए। तो कुछ और एक्शन से बेटर है बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। 24,100 जब तक भी होल्ड कर रहा है, चाहे आज के लिए चाहे कल के लिए, बाय ऑन डिप्स करके चलेंगे। 24,500 के दर्शन हो सकता है कल के सेशन में देखने को मिल जाए, हो सकता है मंडे के सेशन में नजर आए, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। चाहे हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी जिस तरह का बाउंस बैक लास्ट 2-3 सेशन में दिखाया है वो और स्ट्रेच हो सकता है। 57,200 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है 58,000 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आते हैं। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। ओके। मैं उन स्टॉक्स पर भी बात करना चाहूँगी जो आज फोकस में रह सकते हैं, साथ ही वो कौन से कंपनी है जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनके नतीजे आने वाले हैं। उनमें टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, ह्यूंडई मोटर्स इंडिया, स्विगी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, मैनकाइंड फार्मा, ग्लोबल हेल्थ, ये वो कुछ नाम हैं जो आज नतीजे अपने पेश करने वाले हैं, जिनकी वजह से आज ये फोकस में भी रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल भी बहुत सारे कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए, जिनमें आयशर मोटर्स, डाबर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, वॉरी एनर्जीज, कोचिन शिपयार्ड, स्टार हेल्थ, MTAR टेक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सभी वो कंपनियां हैं जिन्होंने
अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं, इनके दम पे आज इनमें क्या कुछ हलचल देखने को मिल सकती है या आज इनमें क्या कुछ हमें एक्शन देखने को मिल सकता है, इस पर भी हम अपने अगले सेगमेंट में यानी कि स्टॉक्स इन फोकस में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ 1 मिनट का वक्त है हमारे पास और 1 मिनट के बाद मार्केट्स 9:15 पर खुल जाएंगे और हम ये देखेंगे कि मार्केट किन लेवल्स पर खुले हैं। और इसी के साथ मैं फिर से एक बार अपने को एंकर काशिद की तरफ रुख करना चाहूँगी और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि 9:15 वक्त हो गया है। काशिद, हमें बताइए मार्केट्स कैसे खुले हैं, क्या इंडाइसेस में हलचल देखने को मिल रही है, बताइए हमें। आज शेयर बाजार बिल्कुल ही फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में सिर्फ 15 अंकों की गिरावट थी, जबकि निफ्टी जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट रहा था। इसके बाद अब जब हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग में भी बिल्कुल फ्लैट ही दोनों ही इंडाइसेस में ओपनिंग हुई है। 24,206 के आसपास निफ्टी खुला है, जबकि बीएसई सेंसेक्स जो है उसने 77,640 के आसपास ही शुरुआत की है। शुरुआती कारोबार में अगर हम अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल में थोड़ी तेज़ी है, जबकि इसके अलावा बीएसई का जो बैंकेक्स है उसमें 0.4% की गिरावट दिख रही है। लेकिन ज़्यादातर इंडेक्स जो हैं वो फ्लैट ही दिख रहे हैं। निफ्टी आईटी ने अच्छी शुरुआत की है और इसमें करीब 1% की तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी टोटल मार्केट जो एक इंडेक्स है वो 0.2% की गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी फार्मा में भी 0.2% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा अगर हम कुछ चुनिंदा शेयरों की बात करें जिनके अंदर ज़्यादा तेज़ी दिख रही है तो उनमें इस समय पर आयशर मोटर शामिल है। इन्फोसिस में 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ भी 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। और गिरने वाले शेयरों में अगर हम बात करें जो शुरुआती ट्रेड में नीचे फिसल रहे हैं तो उनमें एशियन पेंट्स शामिल है और इसके अलावा केपीआईटी टेक शामिल है, जिसमें करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच काशिद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को मार्केट की अपडेट शेयर करने के लिए। मार्केट में क्या कुछ हुआ आपने बखूबी हमें बताया और 9:15 पे एग्जैक्ट आपने हमें बता दिया कि मार्केट किस लेवल पर खुले हैं। इसी के साथ पूरे दिन हम देखेंगे कि मार्केट में क्या कुछ हलचल होती नजर आ रही है। मैं एक बार फिर से मुदित सर की तरफ रुख करना चाहूंगी और मैं मुदित सर से स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगी क्योंकि ये हमारा अगला सेगमेंट है जिस पर हम स्टॉक्स इन फोकस पर बातचीत करते हैं कि किन स्टॉक्स पर आज आपका फोकस रहने वाला है और मार्केट्स का भी फोकस रहेगा। सबसे पहले मैं वेदांता के स्टॉक्स को पिक करूंगी। डीमर्जर के बाद लिस्टेड कंपनीज में वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, इन 3 कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए। एक एक करके इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पर एक नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है। तो वेदांता ऑयल एंड गैस को पिक करते हैं। इन्होंने अपने जून तिमाही में 945 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली तिमाही में कंपनी को 476 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। रेवेन्यू जो है वो 3.1% घटकर 2507 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और एबिटा भी 7.7% घटकर 814 करोड़ रुपए रहा। यहां तक कि एबिटा मार्जिन में भी गिरावट आई है। 34.1% घटकर ये 32.5% पर आ पहुंचा है। ऐसे में सर वेदांता ऑयल एंड गैस के स्टॉक पर एक नजर डालिएगा। देखिए ये स्टॉक आपको कैसा लगता है, क्या कुछ आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है इस वक्त? देखिए अभी 35 रुपए के आसपास ये काउंटर है, कल की क्लोजिंग वहां देखने को मिली थी। और अगर जो चार्ट पर देख रहे हैं तो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन करीब 32 रुपए 31 रुपए के आसपास हुआ है। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक तो बाइस पॉजिटिव है, थोड़ा सा बाउंस बैक और आ सकता है। 40 रुपए तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है, तो व्यू पॉजिटिव है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 32, टारगेट बनेंगे 40 के। ओके। अगला जो स्टॉक है वो है वेदांता आयरन एंड स्टील। इन्होंने भी जून तिमाही में 121 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। पिछले तिमाही में कंपनी को 1939 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रेवेन्यू 5.2% घटकर 3662 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यहां तक कि एबिटा और एबिटा मार्जिन में भी अगेन हमने गिरावट ही देखी। एबिटा 8.1% घटकर 508 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी के साथ अगर मैं एबिटा मार्जिन पर नजर डालूं तो 14.3% से घटकर ये 14% रह गया है। ऐसे में सर वेदांता आयरन एंड स्टील को भी देखिएगा, आज 2.18% की तेजी के साथ 31.50 रुपए के लेवल पर नजर आ रहा है। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? देखिए स्टॉक में सिंपल एक ही चीज है, जब रैली दिखा रहा था तो काफी गैप बने हुए थे और अब मार्केट ने फिर स्टॉक ने करेक्शन भी लिया और उस करेक्शन में वो सारे गैप्स फिल हो चुके हैं। तो चार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और चार्ट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक अच्छा मूव आना चाहिए।
तो यहाँ से तेजी और बन सकती है, 37 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो बिल्कुल जो पोजीशन है बने रहने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 29 का। ओके। वेदांता पावर के स्टॉक को देखिएगा। जून तिमाही में 423 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। पिछले तिमाही में कंपनी ने 139 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। 487 करोड़ रुपए के एक्सेप्शनल लॉस का जो असर है वो इनके नतीजों पर साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू जो है वो 31% बढ़कर 2607 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऐसे में वेदांता पावर के चार्ट्स आपके सामने है। 1.53% की गिरावट है। इसी के साथ 34 के लेवल पर कारोबार करता नजर आ रहा है। वेदांता पावर के स्टॉक देखिएगा सर, ये ऐसा कैसा लगता है आपको? देखिए, इसमें एक स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा। इसके चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, तो 33 कहीं भी ब्रेकडाउन हो एग्जिट करने की सलाह होगी। अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो बाउंस बैक अगर आया भी तो 40 रुपए तक की रैली बन सकती है। नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन जो पोजीशन है 33 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। सर वेदांता एज अ ग्रुप में ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको डीमर्जर के बाद पसंद आ रहा है या फिर आप बाय करने की सलाह देंगे उस पर? यस, देखिए, डीमर्जर के बाद हम जो मेन वेदांता है वो ही हमें पसंद आता है। ओके। और अभी तो ये नया काम करना शुरू किए हैं, तो डेफिनेटली मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि पुरानी कंपनी और दिग्गज कंपनीज के साथ ही हम रहें। तो वेदांता लिमिटेड ही पसंद आता है। काफी करेक्शन हो गया, डीमर्जर हो गया, चार्ट्स हल्के हो गए, कंपनी हल्की हो गई। तो अब तो बिल्कुल तैयार है यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है। और हमें लगता है कि ये 245 जो अभी रिसेंटली लो बने थे ये दोबारा देखने को नहीं मिलने चाहिए। तो 245 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। टारगेट्स थोड़े बड़े हैं, ऑल्दो आज के सेशन में ऐसा लगेगा कि ये बहुत ऊपर के टारगेट्स है, बट 320 पहला टारगेट होगा। और ये निकाला तो 345 तक की रैली वेदांता लिमिटेड में नजर आती है। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 245 के एसएल के साथ। ओके। तो आप एज अ व्यूअर अगर आप देख रहे हैं हमें, तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली जो सर ने हमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको ही फॉलो कीजिएगा। अगला जो स्टॉक हम पिक कर रहे हैं वो है MTR टेक इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसका जून तिमाही का जो नेट प्रॉफिट है वो 10.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 50.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रेवेन्यू 157 करोड़ रुपए से बढ़कर 360 करोड़ रुपए और एबिटा 28 करोड़ रुपए से बढ़कर 85 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और एबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है, 18.1% से बढ़कर 23.5% पर पहुंच गया। यानी कि नतीजे जो रहे वो काफ़ी अच्छे रहे। ऐसे में एक नज़र इस पर डालिएगा सर, MTR टेक्नोलॉजीज पर 2.19% की तेज़ी के साथ 5308 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? क्या इस पर बाय की सलाह रहेगी, होल्ड की सलाह रहेगी या फिर एग्जिट करने की सलाह रहेगी? नहीं, देखिए, बाय की सलाह रहेगी। जो लोग थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा अर्ली है, बट स्टिल मैं बोलूंगा जो खतरों के खिलाड़ी बनते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। MTR टेक जैसा काउंटर जो करीब 87 8800 पर था और एक सिंगल डाउन स्विंग में ऑलमोस्ट इसने ऐसा करेक्शन लिया है कि 200 डेमा के पास ये काउंटर आ गया है। तो अब वो बोलते हैं ना कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो चार्ट्स पर अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। बहुत छोटा सा एसएल है 4800 का। 4800 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जो लोग मार्केट में पैसा डालना चाहते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालना चाहते हैं, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में पैसा डालना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है MTR टेक खरीदारी करने का। और हमें लगता है 6500 बहुत बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए। 6500 निकालेगा तो 7000 तक की भी रैली बना सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ओके ओके। अगला जो स्टॉक हम पिक करेंगे वो है कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स के भी जून तिमाही के नतीजे आए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 21.4% बढ़कर 1462 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू में भी हमने बढ़ोतरी देखी है। रेवेन्यू 31.5% बढ़कर 6632 करोड़ रुपए हो गया। इसके साथ ही जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर ही नजर आए। ऐसे में सर आयशर मोटर का स्टॉक देखिएगा 0.13% अप है, 7789 के लेवल पर है। कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? और अगर आयशर मोटर के अलावा मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के किसी स्टॉक को पिक करने के लिए बोलूं तो कौन सा स्टॉक आप पिक करेंगे? देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है कि इसके अलावा अगर कौन सा स्टॉक आप बोलेंगे तो मैं मारुति की तरफ जाऊंगा। मारुति मुझे पसंद आता है, इसका पेट्रोल शायद खत्म ही नहीं हो रहा और यहाँ से स्टॉक में रैली बननी चाहिए। 13,990 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 14,000 के ऑलमोस्ट पास है। यहाँ से शुरुआत है एक बड़े मूव की।
तो मेरे को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। आप मारुति में खरीदारी करके चल सकते हैं। 16,000 तक के अपसाइड मूव 4 से 5 महीने के नजरिए से खरीदेंगे। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखिए, अब फेस्टिवल सीजन शुरू हुए हैं जी और हम सब जो इंडियंस हैं वो फोकस करते हैं कि जी फेस्टिवल में नई नई गाड़ियां लें, जी और मारुति हर बार लीड करता है। तो जब जैसे ये नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स में रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिलेगी। तो हमें लगता है कि मारुति एक अच्छा यहाँ से विकल्प हो सकता है। तो ऑटो में, क्योंकि आयशर मोटर पहले ही भाग गया, बजाज ऑटो में बहुत मूवमेंट आ गई कल। आप देखिए, टीवीएस मोटर्स ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। अरे, अब ऑल टाइम हाई पर स्टॉक्स खरीदने में डर लगता है। हीरो मोटोकॉर्प 6,000 5,000 का शेयर है, जी वो चाल दिखाता है 100-200 पॉइंट की, और उसके बाद फिर वो ठंडा पड़ जाता है। सो पॉइंट ये ऐसा। और मारुति तो अगर आप ऑटो में देखेंगे, गाड़ी में देखेंगे, या स्टॉक्स में देखेंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है मारुति लेकर। आदमी ऐसा खुश हो जाता है। मारुति की 800 जब पहले गाड़ी आई थी, जी तो जी इसके पास 800 होती थी, वो मर्सिडीज वाले को कुछ नहीं समझता था जी कि बिल्कुल सही मैंने कहा। मारुति की गाड़ी खरीदी है। कहीं भी खराब हो जाए जी, कहीं भी खड़े हो जाओ, 2 मिनट फोन कीजिए, आपके पास मैकेनिक तुरंत आ जाता है। तो मारुति पर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। खरीदारी करने का मौका है। 16,000 के टारगेट्स यहाँ से हमें लगता है 4 से 5 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय करने की सलाह होगी मारुति। चलिए, अगला जो स्टॉक लेते हैं हम वो है डाबर एफएमसीजी कंपनी है। जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना बेसिस पर 15.3% बढ़कर 586 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई है, 10.6% बढ़कर 7,364 पर पहुंच गया है, और एबिटा 11% बढ़कर 741.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी के साथ ही एबिटा जो है, एबिटा मार्जिन, उसमें भी हमने बढ़ोतरी देखी है। मुनाफा जो है वो अनुमान से बेहतर रहा। बाकी जो आंकड़े हैं वो अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट था उसी के अकॉर्डिंग रहे हैं। ऐसे में डाबर का स्टॉक आपके सामने है। आज गिरावट है, 3.67% की गिरावट के साथ 417 के लेवल पर नजर आ रहा है। डाबर का स्टॉक आपको कैसा लगता है सर? इस पर क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनती है? देखिए, जो खराब होना था हो गया। आप एचयूएल के जो नंबर आए थे, जी अ, उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्शन दिया। तो वहीं से क्लियर कट हो गया था। जब दिग्गज के नंबर खराब हैं, तो एफएमसीजी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। और आप देखिए, डाबर के नंबर भी खराब आए हैं। तो आप मान के चलिए, जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, वहां पर आप बहुत अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। तो पॉइंट सिंपल है। इन स्टॉक्स को मैं एचयूएल पर भी बुलिश हूँ, डाबर पर भी बुलिश हूँ, क्योंकि जो खराब होना था ये ऑलरेडी करेक्शन में थे। इसलिए 2%, 2.5%, 3% का करेक्शन आया। एचयूएल में 6-7% का करेक्शन देखने को मिला था रिजल्ट के बाद, लेकिन कल के सेशन में 3-3.5% की रैली आ गई। तो मोर और लेस 3 से 4% का करेक्शन ही ये स्टॉक्स दिखाएंगे रिजल्ट के बाद। तो अब यहाँ पर डाबर में खरीदारी का मौका है। 440 450 तक का अपसाइड मूव 1 से 1.5 महीने के अंदर आता है, क्योंकि ये धीरे 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 मूवमेंट दिखाते हैं। तो डाबर खरीदारी का मौका है। आप 405 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 10 दिन तक भी होल्ड करेंगे तो ये 405 का लेवल ब्रेक करेगा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ होना था हो चुका है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 450 तक का अपसाइड मूव 1 महीने के अंदर डाबर में देखने को मिल सकता है। ओके। अगला जो स्टॉक है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक पिक करूंगी, विच इज़ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जून तिमाही का जो नेट प्रॉफिट है 22.6% बढ़कर 715 करोड़ रुपए रहा। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 9% बढ़कर 968 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, और जो टोटल इनकम है 17.2% बढ़कर 3063 करोड़ रुपए हो गया। एसेट क्वालिटी में भी हमने एक बेहतरीन सुधार देखा है। ग्रॉस एनपीए 0.30% से घटकर 0.29% पर पहुंच गया, और नेट एनपीए जो है उसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। 0.13% से घटकर ये 0.12% रहा। ऐसे में ये स्टॉक आपके सामने है। 1.89% की गिरावट हम अभी भी देख रहे हैं। 85.97 के लेवल पर नजर आ रहा है। सर, ये स्टॉक देखिएगा, इस पर आपका क्या आउटलुक है? और इसी के साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिन पर आप बुलिश हैं? यस। देखिए, पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। जी सब कुछ डिस्काउंटेड था, और जो नंबर्स ये खराब आए अच्छे हैं, ये स्ट्रीट पहले ही डिस्काउंट कर लिया था।
और आप देखेंगे अभी रिसेंट स्विंग हाई था करीब 94 95 का, उसके बाद कंटिन्यूस स्टॉक ने करेक्शन लिया, 82 83 पर बॉटम बनाया। लास्ट 4 सेशन से जो बाउंस बैक आ रहा था वही क्लियर कट इंडिकेशन था कि खराब नंबर्स भी आएंगे तो स्टॉक में कोई मेजर पिटाई जैसा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, और वैसा ही नजर आया है। क्योंकि अब वही चीज है, सालों साल इसने रिटर्न नहीं दिए, अब अगर खराब नंबर्स आ भी गए तो वो तो पहले ही स्ट्रीट मान के चल रहा है कि भाई जब रिटर्न, कोई स्टॉक में प्राइस एक्शन नहीं आ रहा, क्यों जी। नहीं आ रहा? कंपनी अगर अच्छा काम करेगी तो डेफिनेटली वो प्राइस एक्शन में देखने को मिलेगा। जब रिटर्न बना ही नहीं दी कंपनी तो इसका मतलब यही है कि वो सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो खराब अब कुछ भी नहीं है, अब अच्छी चीज, अच्छी दौर की शुरुआत है। हो सकता है यहाँ से अब बाउंस बैक ही देखने को मिले। फिर एक बार पहला लेवल 94 का बनेगा, वो निकाला तो 100 तक की रैली दिखा सकता है। हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 20% तक का अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 81 के एसएल से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके। दूसरा आपका क्वेश्चन कि जी। कौन सा ऐसा एनबीएफसी है जो हमें पसंद आता है। जी। देखिए, बजाज फिनसर्व ओके। बहुत पसंद आता है। स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अच्छी चीज नजर आ रही है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, रैली आती है, फिर भी ये स्टॉक अपनी ही चाल चलता है। जिस दिन नहीं चलना तो नहीं चलना। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, और अपने जो लेवल्स हैं, ब्रेकआउट लेवल्स, वो लेकिन अभी भी होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है, ब्रेकआउट तो आएगा, आ चुका है, और रैली और एक काउंटर दिखाएगा। लेकिन किस दिन दिखाएगा ये कहना थोड़ा सा टफ है, बट स्टिल चार्ट्स पर अभी भी प्रॉमिसिंग बना हुआ है। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है बजाज फिनसर्व, और हमें लगता है ये काउंटर 2000 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के नजरिए से आप खरीदारी करेंगे। 2000 तक की रैली बजाज फिनसर्व में नजर आती है। बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1870 का। ओके। अगला जो स्टॉक है वो है वारी एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसका जून तिमाही का जो नेट प्रॉफिट है 14.1% बढ़कर 850 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रेवेन्यू जो है वो 79.2% बढ़कर 7,932 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी के साथ ही एबिटा 44.4% बढ़कर 1,440 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि एबिटा मार्जिन में हमने गिरावट देखी है। मार्जिन जो है वो 22.5% से घटकर 18.2% पर आ गया है। ऐसे में वारी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं सर? और इसी के साथ ही हमने देखा था कि सुज़लॉन एनर्जी के नतीजे भी जो थे वो काफ़ी ठीक ठाक रहे थे, जिसके बाद 10 से 12% की हमने देखी थी गिरावट दर्ज हुई थी सुज़लॉन के स्टॉक में। तो ये दोनों स्टॉक पर एक नज़र डालिएगा, वारी एनर्जीज एंड सुज़लॉन एनर्जी, दोनों स्टॉक आपको कैसा लगता है? एंड इफ नॉट दीज टू, देन व्हाट आर योर प्रेफर्ड बेट्स? नहीं, देखिए, मैं वारी एनर्जीज मुझे पसंद आता है, और इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्वालिटी स्टॉक है, और अब बड़ा करेक्शन स्टॉक ने ले लिया है, होने के लिए कुछ बचा नहीं है चार्ट्स पर। तो हम जो लोग इन्वेस्टमेंट के नजरिए से स्टॉक ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली एक अच्छा मौका है, बाय करने की सलाह है वारी एनर्जीज में। और हमें लगता है कि 3,000 3100 तक के अपसाइड मूव जल्दी बनने चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है सिंगल डे में 10% का भी मूव दिखा दे तो वो, क्योंकि थीम बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज बनती हैं और उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। बट स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर 3100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का। ओके। डिफेंस सेक्टर में बात करना चाहूंगी सर। डिफेंस सेक्टर आपको कैसा लगता है? डिफेंस पे क्या कोई स्टॉक्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, डिफेंस तो पसंदीदा थीम है, और जी। मेरी पसंदीदा थीम नहीं है, बल्कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखेंगे, जी। हमारे गवर्नमेंट को देखेंगे, तो उनकी तो पसंदीदा थीम है, और इतने ऑर्डर इनफ्लोज हैं। मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता नहीं है 2 साल 3 साल 4 साल तक भी अगर कोई ऑर्डर ना भी मिले तो इन कंपनीज पे काम करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो इतने ऑर्डर्स ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मेरा पसंदीदा काउंटर है, बहुत जल्द हमें 4900 तक के अपसाइड मूव एचएएल में नजर आते हैं, वो ओके। खरीदारी का मौका है। अपोलो माइक्रो, ये भी स्टॉक बहुत अच्छा है। स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन ले लिया है, उसके बाद रैली के लिए तैयार है, और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 470 तक के अपसाइड मूव अपोलो माइक्रो दिखा सकता है। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है, बने रहिए, होल्ड कीजिए, खरीदारी कीजिए, कोई डिप भी आता है 330 के आसपास मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 470 480 तक के अपसाइड में अपोलो माइक्रो में भी नजर आते हैं। बीईएल एक बहुत प्रॉमिसिंग काउंटर है। आप मैं इतना बोलूंगा, 2 साल 3 साल 4 साल के नजरिए से खरीद लीजिए।
मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक डबल होगा ट्रिपल होगा। तो मल्टीपल रिटर्न मल्टी टाइम ये काउंटर हो सकता है। तो 3-4 साल के नजरिए से बीएल जैसे काउंटर को आप पोर्टफोलियो में जगह देंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। देखिए इनमें खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर इनफ्लोज ही इनफ्लोज हैं। और जी। जब जब जैसे जैसे पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगे, रैली बनेगी, तो एचएएल की बात करी, अपोलो माइक्रो की बात करी, बीएल जैसे काउंटर में खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके। तो सर ने अपने डिफेंस के जो पिक्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं, और इसी के साथ अब हम आईटी की तरफ मूव करेंगे। आईटी में कोई भी स्टॉक उठा ले सर आज हम, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो, टीसीएस हो, सब में आज बहुत अच्छी तेज़ी दर्ज हो रही है। विप्रो 2.37% अप है, इन्फोसिस भी 2.37% अप है, ओएनजीसी 1.87% है, टेक महिंद्रा 1.37% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आईटी एज अ स्पेस, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है, आपने इन्फोसिस पे बोला भी है, लेकिन और कोई स्टॉक है जो आपको इन्फोसिस के अलावा, टीसीएस के अलावा लग रहा है पोटेंशियल, जिसपे और अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद है उससे, स्टॉक से? इसके बाद एक और काउंटर है जो बहुत छुपा रुस्तम है, और जिस स्टॉक में अभी तक उस लेवल का रैली नहीं बना है, दैट इज विप्रो। विप्रो। विप्रो को खरीदारी कीजिए भैया, निफ्टी की कंपनी है विप्रो। बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले लिए। जैसे आप दो ऑप्शन दें कि सर इन्फोसिस या विप्रो, जी। परसेंटेज रिटर्न कहाँ ज्यादा बनेगा, जी। तो मैं आपको बोलूंगा विप्रो खरीदिए। आप मुझे बोलेंगे सर टीसीएस और विप्रो कहाँ परसेंटेज रिटर्न बनेगा, तो मैं आपको बोलूंगा विप्रो खरीदिए। देखिए क्या होता है कि टीसीएस भाग गया, इन्फोसिस भाग गया, जी। तो 10-10, 12-12, 15-15% की रैली इन स्टॉक्स ने दिखा दी। इवन 20% अगर हम देखें लो से, तो टीसीएस ने रिकवरी दी है। लेकिन आप विप्रो को देखेंगे 4-5% की रैली। अरे भैया ठीक है, हम मानते हैं टीसीएस और इन्फोसिस बहुत ए और बी ग्रेड की कंपनी है, लेकिन विप्रो भी कम नहीं है। तो जी। 20% रैली नहीं देगा तो 15% तो देना चाहिए। जी। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न अभी भी विप्रो में पसंद आता है। 200 रुपए तक के अपसाइड तो बनने ही चाहिए, वो निकालता है। तो 210 पर आकर जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत अच्छा फेवरेबल बनेगा। तो मैं 210 रुपए तक की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विप्रो में। तो विप्रो में परसेंटेज ऑफ रिटर्न बन सकता है। तो आईटी का अगर तीसरा कोई पसंदीदा काउंटर है तो दैट इज विप्रो, खरीदारी का मौका है। 176, 177 का एसएल लगाइए। 210 रुपए तक की रैली विप्रो में देखने को मिलती है। मिल सकती है। ओके। अगला जो स्पेस है वो है बैंकिंग स्पेस। आज मैं जहाँ तक पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक को देख पा रही हूँ, सर ऐसा क्या हो गया? आज दोनों ही बड़े सुस्त पड़े नजर आ रहे हैं। 0.35% डाउन है पीएसयू बैंक, 0.47% डाउन है प्राइवेट बैंक। आज बैंकों में इतनी सुस्ती क्यों नजर आ रही है? देखिए बैंकों में जब सुस्ती बनेगी तभी आईटी में बाइंग बनेगी। ओके। आपको क्योंकि ना पैसा तो वही है। या तो आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, आप टीसीएस खरीद लीजिए या फिर एचडीएफसी बैंक खरीदिए। जी। तो आप कहेंगे सर टीसीएस चल रहा है, मैं टीसीएस में पैसा डालूंगी, तो वहां तो बाइंग आई नहीं ना। तो पॉइंट वही है, जो लोग भी ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए जो चमक जहां पर है वो वहीं पैसा डालते हैं। तो अभी आईटी में बहुत प्रेशर बन चुका था, इसलिए आईटी में इन्फ्लोज बन रहे हैं। तो जब आईटी थोड़ा सा सेटल्ड होगा उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में रैली बनेगी। और निफ्टी के लिए बल्ले बल्ले, इसलिए चाहे बैंक भागे चाहे आईटी भागे, जी। उनका वेटेज तो निफ्टी में है ही है। बिल्कुल। तो इसलिए निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलता है और बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है। तो अभी भी व्यू हमारा ऐसा नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आएगा, बैंकिंग स्टॉक्स भी रैली करेंगे, बट परसेंटेज ऑफ गेन थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे ही आईटी थोड़ा सा कूल होगा, फिर वहां पर बैंक निफ्टी में रैली बनना शुरू होगा। तो जो भी है कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अपसाइड मूव तो आएगा, बड़ी रैली डेफिनेटली बनेगी, और इस वीक में 58,000 तक के अपसाइड मूव जैसा हमने बोला वो जी। एक्सपेक्टेड है। इस वीक में हो सकता है मंडे के सेशन में हो, तब तक एक बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है, क्योंकि 24,500 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल के सेशन में आ जाए, नहीं तो मंडे के सेशन तक देखने को मिल सकता है। ओके।